हेलो बच्चों, आज हम आपको इंडिकेटर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इंडिकेटर क्या होता है? जो एसिड बेस को डिस्टिंग्विश करे। यानी इंडिकेटर इज द कंपाउंड विच चेंज द कलर इन कांटेक्ट विद एसिड बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन। यानी इंडिकेटर इट इज द substance which change the color in contact with acid base और न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब आपका इंडिकेटर के रूप में हम लोग एक लिटमस पेपर लेते हैं और एक होता है इंडिकेटर के रूप में हम लोग लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर हम लोग पीएच स्केल लेते हैं। पीएच स्केल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड डाई होता है जो अपना कलर चेंज द कलर इन एसिड बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। यानी इसके साथ जब ये मिलता है तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर आप कहेंगे पीएच स्केल। पीएच पेपर उसको कहते हैं। पीएच स्केल में पीएच पेपर जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है। यानी पीएच पेपर इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्लियर? अब इसमें क्या होता है कि अब इसके बारे में पहले हम इसमें आपको नेचुरल इंडिकेटर बता दें, फिर हम इसको बता रहे हैं। देखिए, दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में आपको लिटमस पेपर जो होता है वो नेचुरल इंडिकेटर है। एक्चुअली में न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कलर जो होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कलर पर्पल होता है और एसिड में इसका कलर रेड होता है और ये ब्लू होता है। यानी अगर लिटमस पेपर में आप डालेंगे तो एसिड सॉल्यूशन में इसका कलर चेंज होगा रेड और बेस में क्या होगा ब्लू, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कलर पर्पल होगा। टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी का यूज करेंगे तो हल्दी आपका न्यूट्रल और एसिड दोनों में येलो होगा। चेंज किस में होगा? बेस में। बेस की कांटेक्ट में आने पर, इसे आप मान लीजिए आप क्या करते हैं कि अगर कोई हल्दी लगा कपड़ा, आपके कपड़े पर हल्दी लगा रहता है तो आप साबुन रगड़ते हैं, उस पर साबुन बेसिक होता है तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये इंडिकेट करता है कि टर्मरिक पाउडर अगर बेस के कांटेक्ट में आया तो ये रेड कलर में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह एक रेड कैबेज होता है। रेड कैबेज का कलर रेड होता है जो कि एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन में तो वही कलर होता है, लेकिन ये जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है। एक हाइड्रिंगा फ्लावर होता है जो कि एक्चुअली में होता है ब्लू कलर, तो ये न्यूट्रल में भी ब्लू होगा, एसिड में भी ब्लू होगा, लेकिन अगर ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपके नेचुरल इंडिकेटर हैं। क्लियर? तो नेचुरल इंडिकेटर ये हैं। आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होता है? देखिए, आर्टिफिशियल इंडिकेटर का यूज हम लोग जनरली यूज करते हैं पीएच निकालने के लिए। जैसे फिनोप्थलीन है। फिनोप्थलीन अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में है, न्यूट्रल और ये एसिड है और ये बेस है। कहने का मतलब यह है न्यूट्रल सॉल्यूशन में अगर फिनोप्थलीन प्योरेस्ट फॉर्म में है, फिनोप्थलीन कलरलेस होगा, एसिड में भी कलरलेस होगा और बेस में इसका कलर पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज का कलर जो होगा वो एक्चुअली में नाम से ही लग रहा है कि ऑरेंज कलर है, तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में तो ऑरेंज होगा और एसिड में इसका कलर रेड होगा और बेस में इसका कलर येलो होगा। देखिए, हम नेचुरल इंडिकेटर में याद करने का तरीका बता दे रहे हैं। चेंज किस में होगा? हमेशा बेस में। अगर हम हल्दी लें या रेड कैबेज लें या हाइड्रिंगा फ्लावर, चेंज किस में होगा? बेस में। एसिड और न्यूट्रल में चेंज कलर नहीं होगा। ये और रेड का लिटमस पेपर आप जान रहे हैं। फिनोप्थलीन में
एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलर चेंज नहीं होगा अगर नेचुरल फिनोल्फ्थालीन है तो। अगर अल्कलाइन फिनोल्फ्थालीन है यानी इसमें ऑलरेडी बेस मिला हुआ है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में पिंक होगा और बेस में भी पिंक होगा और एसिड में इसका कलर क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। यानी फिनोल्फ्थालीन एसिड के कांटेक्ट में आने में कलरलेस हो जाता है। इसको हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एसिड में भी प्रयोग करते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो होता है, देखिए नाम से लग रहा है ऑरेंज, तो न्यूट्रल में तो ऑरेंज ही रहेगा लेकिन इसका कलर अगर एसिड के कांटेक्ट में आया तो रेड और बेस के कांटेक्ट में आया तो येलो। ये आप याद रखिए, ये आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर है और ये आपका नेचुरल इंडिकेटर है। अब आ जाइए पीएच पेपर पर। पीएच पेपर को क्यों यूनिवर्सल इंडिकेटर, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और उसके रेंज को भी, यानी ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड अगर होगा तो रेड कलर में होगा, यानी ये इंडिकेट करेगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जो येलो कलर है ये वीक एसिड बताएगा, यानी कि ये एक तो कलर तो चेंज करेगा, कलर बिहेवियर जो अलग अलग कलर जो ऑब्टेन होगा उससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कहने का मतलब ये है पीएच पेपर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर इसलिए देता है, एक तो ये कलर चेंज कर रहा है और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में भी क्लू हमको देगा। तो अगर वीक एसिड है, अगर ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो न्यूट्रल में तो ये क्या होगा, ग्रीन कलर देगा, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये रेड कलर में पीएच पेपर चेंज हो जाएगा, और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो वायलेट कलर में चेंज होगा। अगर वीक एसिड है तो येलो और वीक बेस है तो ब्लू, और अगर इंटरमीडिएट होगा तो हम कहें ये इंडिगो या ऑरेंज कलर हमें देगा। यानी इस तरीके से पीएच स्केल हमको एक दो क्लू दे रहा है, एक तो एसिड के बिहेवियर भी बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक, पहली चीज, और दूसरा हर पॉइंट पर इसका कलर चेंज हो रहा है कुछ ना कुछ, यानी इसी वजह से इसको कहा जाता है पीएच पेपर को यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्लियर? प्रिपरेशन ऑफ एसिड के बारे में हम बताने जा रहे हैं। एसिड कैसे तुम प्रिपेयर करोगे, देखिए हम आपको एक क्लू दिए थे, एसिड पहचानने का तरीका हमने 3 तरीका बताया था। कोई भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक हाइड्राइड या नॉन मेटलिक हाइड्रो ऑक्साइड हो तो एसिड होता है, यानी जहां दोनों जुड़े या हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन जुड़े तो वो एसिड होता है। ये तो हमने पहचानने का तरीका बताया था। तो आप ये खुद सोचिए कि हमें एसिड बनाना है, तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं हैलोजन एसिड। अगर आप, पहला क्लू है व्हेन हाइड्रोजन ट्रीटेड विथ हैलोजन का कंबाइंड नेम है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। एक्चुअली में चारों हैलोजन कहलाते हैं, लेकिन फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, वो नेचर में फ्री स्टेट में रहता नहीं है। तो हम यहां पर है फ्लोरीन को छोड़कर, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो अपना हाइड्रोजन, व्हेन हाइड्रोजन ट्रीटेड विद हैलोजन टू फॉर्म हैलोजन एसिड, जैसे हाइड्रोजन कंबाइंड विद क्लोरीन टू फॉर्म HCl, ठीक है, हाइड्रोजन कंबाइंड विद ब्रोमीन टू फॉर्म HBr। यानी कहने का मतलब है कि ये हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन डायरेक्ट हम हैलोजन से करेंगे तो ये अपना हैलोजन एसिड बना लेगा। क्लियर? यानी कि यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि गैसियस फॉर्म में होता है, बैलेंस कर दीजिए, इसको भी बैलेंस कर दीजिए। अगर इसी तरह से हाइड्रोजन और ब्रोमीन, आयोडीन कंबाइन करें तो क्या बन जाएगा, HI। अब तीसरा है, दूसरा हम बता रहे हैं, दूसरा ट्रिक है
मेटेलिक ऑक्साइड गैस रिएक्टेड विद वाटर। ये कॉन्सेप्ट जो नेचर में एसिड रेन होता है इसी कॉन्सेप्ट से होता है। एसिड रेन का फॉर्मेशन भी इसी कॉन्सेप्ट से होता है। एसिड रेन में क्या होता है कि जब हम लोग जैसे मान लीजिए हम CO2 गैस है H2O से कंबाइन किया तो ये बन गया H2CO3, लेकिन ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन करता है क्योंकि H2CO3 अनस्टेबल इन नेचर, वीक होने की वजह से अनस्टेबल होता है। लेकिन अगर हम कहें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड H2O से कंबाइन करें तो ये बन जाएगा HNO3। अगर SO2 से H2O रिएक्ट करे तो ये बनेगा H2SO3 और फर्दर ऑक्सीडाइज कर जाए तो ये H2SO4। क्लियर। अब हम कहें P2O5 अगर रिएक्ट करे H2O से तो सबसे पहले H3PO3 बनेगा, फिर ऑक्सीडाइज करके H3PO4 बन जाएगा। यानी कोई भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड गैस अगर किससे ट्रीट किया जाए, वाटर से, तो ये अपना करस्पॉन्डिंग एसिड, ये है कार्बोनिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड, ये है सल्फ्यूरस है, फिर सल्फ्यूरिक है, फिर हाइड्रोजन फास्फोरिक एसिड, फिर ये फास्फोरस एसिड है, ये फास्फोरिक एसिड है। इस तरीके से हम लोग एसिड बना लेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट है, तीसरा तरीका है एसिड बनाने का, फ्रॉम सॉल्ट। फ्रॉम सॉल्ट से अगर एसिड बनाना है सॉल्ट से कैसे एसिड बनाते हैं, देखिए सॉल्ट से एसिड बनाने का तरीका यह है, जैसे मान लीजिए हम कहें NaCl रिएक्ट विद H2SO4, तो हम आपको ट्रिक पहले भी बता चुके हैं, सल्फेट आयन और क्लोरीन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, सल्फेट, और सोडियम और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा रिएक्टिव, सोडियम। तो रिएक्टिव रिएक्टिव एक साथ और लेस रिएक्टिव एक साथ, तो ये बन जाएगा, देखिए ये ट्रिक है, ये बन जाएगा Na2SO4। फार्मूला एक्सचेंजिंग मेथड आपको आता है, ये बन गया HCl। यानी यहां पर हम एसिड का ही यूज किए हैं। तो फिर साफ साफ कर दें हम, यानी कि हमने क्या किया है, एसिड का प्रयोग ही एसिड बनाने में किया। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड लिए और HCl बन गया। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें एसिड का ही प्रयोग हम एसिड बनाने में किए। जैसे एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं, अगर हम कहें NaCl HNO3 से रिएक्शन करें तो नाइट्रेट एंड क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव, तो इसमें ये रिएक्टिव है, और इसमें सोडियम में ये रिएक्टिव, तो रिएक्टिव रिएक्टिव एक साथ तो हो जाएगा NaNO3 प्लस HCl। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मान लीजिए हम कहें NaNO3 रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस HNO3। यानी कहने का मतलब है लेस रिएक्टिव। अब सल्फेट में ये रिएक्टिव, हाइड्रोजन में ये रिएक्टिव एक साथ। तो फार्मूला देखिए, इसमें दो ट्रिक ध्यान रखिएगा, एक तो फार्मूला एक्सचेंज और कौन रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है। इस तरीके से रिएक्टिव रिएक्टिव एक साथ और लेस रिएक्टिव एक साथ, यानी ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी इसमें ये ध्यान रखिएगा, एक एसिड से ही एसिड को बनाया जा रहा है। और ये कहा जाए किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी पर निर्भर करेगा कि एक्सचेंज ऑफ आयन होकर वो एक एसिड से दूसरे एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। चौथा ट्रिक देखिए, चौथा ट्रिक आपका है नॉन मेटल से कैसे बनाएंगे। अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 होता है या H2SO4 होता है। लाइफ टाइम डिस्चार्ज जाइए। यानी कहने का मतलब यह है नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लेंगे सल्फर और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन किए। जब नॉन मेटल, ये हमेशा कंसंट्रेटेड से करेगा,
तो एक्चुअली में यहां पर जब रिएक्शन होगा तो सल्फर अपना ऑक्साइड बनाएगा और नाइट्रोजन भी अपना ऑक्साइड बनाएगा, तो वो दोनों फर्दर कंबाइन होंगे, तो यानी H2O प्लस SO2 जैसे यहां कंबाइन किए थे तो नाइट्रिक एसिड बना था, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, और फिर बनेगा NO2 प्लस H2O। क्लियर? अगर यानी यहां पर हमने क्या किया, नॉन मेटल से एसिड बनाया। क्लियर? अगर यहीं पर आप फास्फोरस लीजिए और HNO3 से रिएक्ट करिए तो फास्फोरस भी कंसंट्रेटेड से ट्रीट होगा, तो ये P2O5 बनेगा, तो ये बनेगा H3PO4 NO2 प्लस H2O। यानी इस तरीके से हम 4 तरीके से आपको हम एसिड बनाने का प्रोसेस बताएं, एक फ्रॉम हेलोजन, एक फ्रॉम H2O नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद H2O, और एक सॉल्ट में क्या आयन एक्सचेंज मेथड से, और फिर नॉन मेटल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करेंगे तो आपका एसिड का फॉर्मेशन हो रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ बेस, बेस का कैसे प्रिपरेशन करेंगे? देखिए बेस आप अगर आइडिया बनाइए तो बेस क्या होता है, बेस में मेटल होता है। क्लियर? तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, ये सब बेस होता है। अब खुद सोचिए इसको कहां से पाएंगे, यानी मेटल से पाएंगे। यानी सबसे पहला हम रिएक्शन करेंगे फ्रॉम मेटल से हम बेस पाने जा रहे हैं। तो मेटल को अगर व्हेन मेटल react with oxygen, react with O2 to form basic metallic oxide। जैसे हम कहें सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से करिए तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। कैल्शियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से करिए तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें रिएक्टिव एक्टिव मेटल हो, क्योंकि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो बेस बनेंगे लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनेंगे, वो एम्फोटेरिक बनेंगे। क्लियर? तो हम ये कहना चाहते हैं एक्टिव मेटल को अगर तुम ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो ये बेसिक ऑक्साइड बनेंगे। सब के सब क्या होंगे, बेसिक ऑक्साइड होंगे, पहली बात। और दूसरी बात, फ्रॉम मेटेलिक ऑक्साइड से अब देखिए कैसे बनाएंगे। अगर किसी मेटेलिक ऑक्साइड का ट्रीटमेंट मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन किससे कर दीजिए, H2O से, तो क्या बनेगा, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। ये चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, ये सब आपका जितने भी हाइड्रोक्साइड होंगे सब बेसिक होंगे, बस ये होगा इसमें वीक बेस होगा और स्ट्रांग बेस होगा। क्लियर? तो यानी कहने का मतलब यह है इसमें चाहे आप कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर सोडियम ऑक्साइड को ट्रीट करिए तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इवन अल्युमिनियम ऑक्साइड लीजिए, ये डायरेक्टली नहीं करता है, ये बेसिक मीडियम में करता है, क्योंकि अल्युमिनियम ऑक्साइड आर हाईली स्टेबल इन नेचर। तो आप यहां पे जिंक ऑक्साइड लीजिए, ये बन जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड, यहां हीट भी करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जितने अल्कली होते हैं, H2O से ट्रीट करेंगे तो ये अपना हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आपको बताना चाहते हैं फ्रॉम सॉल्ट। तो सॉल्ट से प्रिपरेशन करेंगे, तो सॉल्ट से जैसे हम मान लीजिए किसी भी वीक सॉल्ट जैसे AlCl3 लीजिए और इसका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से करिए, स्ट्रॉन्ग बेस से, यानी वीक सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जैसे KOH। अगर इसका रिएक्शन करोगे तो ये क्या बनेगा, वीक सॉल्ट, ये बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करे तो ये एक्सचेंज ऑफ आयन होगा और ये बेस और ये सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन इसमें जो सॉल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा। अभी बता रहे हैं कैसे।
ध्यान दीजिए, जैसे ये वीक सॉल्ट है, अल्युमिनियम वीक है सोडियम से, तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम इसके आयन को लेगा और ये बन जाएगा NaCl, और अल्युमिनियम अपना हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसमें एक टर्निंग पॉइंट है, जो वीक वाला होगा वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। अब इसका प्रेसिपिटेट किस कलर का होता है, व्हाइट, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आईसीएसई और सीबीएसई में अक्सर बोर्ड में आता है, याद रखिएगा। अगर यहीं पर हम आयरन का सॉल्ट ले लें, FeCl3 ले लें, और इसका रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करें या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये अपना आयन एक्सचेंज करेगा, तो ये बन जाएगा NaCl FeOH होल थ्राइस। और इसका कलर आप याद रखेंगे, सॉल्युबल होगा और ये प्रेसिपिटेट होगा। अब इसका कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये हम पहले आपको कलर सारा बता चुके हैं, क्लियर। यानी कहने का मतलब इस तरीके से आप इसका कलर फॉर्मेशन करके, यानी इसमें बेस क्या बन रहा है, ये बेसिक्स, ये बेस है आयरन हाइड्रोक्साइड का। चौथा कॉन्सेप्ट, अगर एक्टिव मेटल हो, एक्टिव मेटल से कैसे बनाओगे, एक्टिव मेटल क्या होते हैं, एक्टिव मेटल जैसे पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ और सोडियम हुआ। अगर इनको डायरेक्टली आप वाटर से कांटेक्ट करा दीजिए, जैसे मान लीजिए हम कहें सोडियम है, तो इसको डायरेक्टली वाटर से कांटेक्ट कराएंगे, बिना ये नॉर्मल वाटर, गर्म पानी से नहीं, नॉर्मल वाटर, तो ये अपना हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन निकालते हैं। यहां कैल्शियम हो, H2O से ट्रीट हो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन निकालते हैं। ये हमने चौथा तरीका बता दिया। पांचवा तरीका है बाय डिकम्पोजिशन, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। अब डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट में हम एक कॉन्सेप्ट दे दें, वीक सॉल्ट होगा। ये वीक सॉल्ट होगा तभी क्योंकि सारे सॉल्ट डिकम्पोज नहीं होंगे। आप NaCl को गर्म करेंगे तो वो आयन में टूट जाएगा। जैसे हम देखें वीक सॉल्ट PB नाइट्रेट, अगर इसको आप हीट कर दीजिए तो ये बेस में, NO2O में और हाई ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन निकलेगा। इस तरीके से ये बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। बैलेंस आप कर सकते हैं, अगर बैलेंस नहीं होगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। यानी हमने ट्रिक, हम देखिए पहला काम है रिएक्शन सही होना, हम यहां पर रिएक्शन सही कर रहे हैं, बैलेंस आप करिएगा, ठीक है। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट, यानी लेड नाइट्रेट है, अगर आप इसको बैलेंस करना भी चाहेंगे, जैसे हम इसको अगर बैलेंस कर दें तो NO2 2 3 6, तो पहले इन कंबाइंड स्टेट को बैलेंस करिए, यहां 2NO2 कर लीजिए, ठीक है। अब लेड कितना है, 1, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1 7, ये हो जाएगा 1/2, क्लियर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, थ्रू आउट बैलेंस हो जाएगा। 2 और 3 और 3, 2 दूनी 4, 1 5, 1 6, सही है। यानी इसको बैलेंस हो गया, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया हमने, हाफ से, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस हो गया। इस तरीके से आपने क्या क्या सीखा, किसी मेटल को अगर हम ऑक्सीजन से ट्रीट करेंगे तो मेटलिक ऑक्साइड बनेगा, किसी मेटल को अगर हम H2O से मेटलिक ऑक्साइड को ट्रीट करेंगे तो मेटलिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये इसमें से स्ट्रॉन्ग बेस ये होगा, अल्कली बेस, ठीक है। और वीक सॉल्ट को आयन एक्सचेंज के मेथड से अगर हम वीक सॉल्ट का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से करेंगे तब भी बेस बनेगा और ये प्रेसिपिटेट बनेगा, यानी ये सॉलिड बेस बन रहा है। और एक्टिव मेटल की बात करें, अगर एक्टिव मेटल को डायरेक्टली हम ट्रीट करें तब भी बेस बनेगा, और डिकम्पोजिशन ऑफ वीक सॉल्ट करें तब भी बेस बनेगा।